हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो देखते हैं गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रों के विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप देख सकते हैं ये डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2019 में, 2020 में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी एसयू में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब हम इसका आंसर देखेंगे गाइस। डब्ल्यू रास्टो ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आदर्श प्रकाशी प्रारूप के अंतर्गत सामाजिक विकास के लिए 5 प्रारूपों का उल्लेख किया है। तो हम देखते हैं कि जो डब्ल्यू रास्टो हैं, उनकी जो पुस्तक है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसमें जो है वो ये प्रकाशी प्रारूप के समाज के विकास के लिए 5 प्रारूप दिए हैं। तो अब हम उस 5 प्रारूपों को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा गाइस, पहला ऑप्शन है इसमें परंपरागत अथवा स्थिर अर्थव्यवस्था का स्तर। दूसरा है इसमें आत्मस्फूर्ति से पहले का स्तर। फिर इसमें तीसरा टॉपिक है आत्मस्फूर्ति अथवा अवस्था। तीसरा टॉपिक हमारा आत्मस्फूर्ति अवस्था। फिर इसमें चौथा टॉपिक है परिपक्वता की अवस्था। पांचवा इसमें अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रों हैं उनका जो आदर्श प्रकाशी प्रारूप के अंतर्गत जो सामाजिक विकास है, तो वो किस पे मानते हैं कि उनका ये सिद्धांत है कि पहला क्या हो, परंपरागत और स्थिर अर्थव्यवस्था का स्तर हो। फिर उसमें आत्मस्फूर्ति से पहले का स्तर हो। फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था हो, परिपक्वता की अवस्था हो और अधिकाधिक उपभोग की अवस्था हो। तो इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, सामाजिक विकास का प्रारूप अपना देते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं आगे, राष्ट्रों का यह विचार था कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक पूर्ण स्तर पर ही विभिन्न परिवर्तन शुरू हो गए थे, जैसे नए स्थानों का उदय, शिक्षा की व्यवस्था, नए बाजारों की मांग, यातायात का तथा संचार के नए तरीके, बैंकों की व्यवस्था तथा नौकरशाही व्यवस्था। तो राष्ट्र जो है उनका ये विचार था कि ये जो आर्थिक विकास है, इसका तो बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गया था। ये स्तर तो विभिन्न परिवर्तनों से क्या कर रहा था, गुजर रहा था। जैसे कि नया स्थानों का उदय हो गया, अर्थात नए नया स्थान बनने लगे, शिक्षा का व्यवस्था होने लगा, नए नए बाज़ारों की मांग होने लगी, यातायात के संचार के नए नए तरीके आने लगे, बैंकों की व्यवस्था होने लगी और नौकरशाही व्यवस्था, अर्थात नौकरशाही व्यवस्था का मतलब नौकरशाही व्यवस्था मतलब समाप्त होने लगा, एक तरह से कह लीजिए। तो ये क्या है, ये समाज के परिवर्तन के क्या है, ये विभिन्न क्या है, प्रारूप ही हैं, ऐसा राष्ट्रों का मानना था। फिर इसमें हम आगे देखेंगे, इन परिवर्तनों के कारण लोगों के मनोवृत्तियों में परिवर्तन स्वाभाविक होता जाता है, जो फिर विकास के लिए नए नए रास्तों का जन्मदाता हो जाता है। यही वह आधार है जिसके कारण विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत विकास तथा इन वैज्ञानिक आविष्कारों को आर्थिक लक्ष्यों तथा नए नए उपभोग के तरीके के लिए प्रयोग संभव हो पाता है। तो राष्ट्रों कहते हैं कि इसी परिवर्तन के कारण जो है मानव की मनोवृत्तियां जो है उसमें क्या होने लगी, परिवर्तन होने लगी। और ये स्वाभाविक हो जाता है कि जो विकास के लिए वो क्या करने लगे, नए नए रास्तों को जन्मदाता, अर्थात नए नए रास्तों को, नए नए उपकरणों को क्या करने लगे, खोज करने लगे। तो यही इसमें दिया है, जन्मदाता मतलब हो जाता है। ठीक है, तो जब लोगों की मनोवृत्तियां जो है परिवर्तन होने लगी, चेंज होने लगी, तो इसके कारण क्या हुए, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ और वैज्ञानिक आविष्कारों का क्या हुआ, नए नए उपयोगों के तरीकों का प्रयोग होने लगा। आगे देखते हैं गाइस, राष्ट्रों ने यह सिद्ध किया कि सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक मनोवृत्तियों में एक संबंध है और उन
सभी कारकों को व्यक्त करता है जो अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र से संबंधित है। तो राष्ट्र ये सिद्ध करते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज का जो संबंध है सामाजिक मनोवृत्तियों से, वो उन सभी कारकों को व्यक्त करता है, अर्थात जो अर्थशास्त्र में है, इतिहास में है, मनोविज्ञान में है और समाजशास्त्र में है, उन सभी कारकों को वो क्या करता है, व्यक्त करता है। और इसीलिए इन सब का संबंध जो है वो सामाजिक संस्थाओं और समाज की मनोवृत्तियों से है। तो अब हम इसका मूल्यांकन देखेंगे। आदर्श प्रकाशीय प्रारूप विकास के समाजशास्त्र के लिए एक गहन दृष्टि प्रदान करता है। फिर भी इसका सबसे प्रमुख दोष यह है कि इसका झुकाव आर्थिक कारकों की ओर से अधिक है। इसका दूसरा दोष यह है कि इसमें विकास के जो 5 स्तर गिनाए गए हैं वे सभी आपस के एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समाज का सामाजिक विकास आवश्यक रूप से ही इन्हीं स्तरों के अंतर्गत हो। इन दोषों के होते हुए भी रेस्टो के विचार विकास के क्षेत्र में अग्रणी माना जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक विषयों में विकास संबंधी अध्ययनों को पूरा किया जा सकता है। तो हम इसमें देखते हैं, हमारा जो मूल्यांकन है इसमें हम देखते हैं कि जो आदर्श प्रकाश का जो प्रारूप है क्या है, वो विकास के समाजशास्त्र के लिए एक गहन दृष्टि प्रदान करता है। ये क्या है, आदर्श प्रकाशी प्रारूप है, ठीक है। लेकिन इसके जो सबसे प्रमुख दोष हैं वो ये है कि इसका झुकाव जो है वो आर्थिक कारकों की ओर अधिक होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा दोष यह है कि इसमें जो विकास के जो 5 स्तर गिनाए गए हैं वे सभी आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उन सभी का क्या है, संबंध है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि समाज में जो है इन्हीं सभी प्रारूपों के आधार पे समाज का विकास हो। और समाज के विकास में क्या है, अनेक प्रकार से हो सकते हैं, हर एक समाज का अलग अलग प्रारूप हो सकता है। तो इन्हीं स्तरों के अंतर्गत जो है, इन दोषों के रहते हुए भी रेस्टो क्या करते हैं कि उनका जो विचार है विकास क्षेत्र के लिए अग्रणी माना जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही सामाजिक विषयों में विकास के संबंधी जो भी अध्ययन है उसको पूरा किया जा सकता है और समाज का विकास किया जा सकता है। तो इस संपूर्ण क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ कि जो डब्ल्यू रास्ट्रो हैं उनकी जो पुस्तक है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसमें इन्होंने आदर्श प्रारूप के अंतर्गत सामाजिक विकास के लिए 5 प्रारूप दिए हैं। वो 5 प्रारूप हैं परंपरागत तथा अथवा स्थिर अर्थव्यवस्था का स्तर, दूसरा है उसमें आत्मस्फूर्ति से पहले का स्तर, तीसरा है आत्मस्फूर्ति अवस्था, चौथा है परिपक्वता की अवस्था, फिर इसमें 5वां है अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। तो राष्ट्रों का ये विचार था कि जो आर्थिक विकास है वो प्रारंभ में ही उनका परिवर्तन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। जैसे उनका मान लीजिए विकास शुरू हो गया था, जैसे नए नए स्थान बनने लगे थे, शिक्षा की व्यवस्था होने लगी थी, बाज़ारों की मांग बढ़ गई थी, यातायात के नए तरीके आ गए थे, बैंकों आदि की क्या हो गई थी, व्यवस्था हो गई थी। तो इन परिवर्तनों के कारण लोगों की क्या हुई, मनोवृत्तियाँ परिवर्तन होने लगी, उनका स्वभाव बदल जाने लगा और विकास के लिए नए नए रास्तों का वो क्या करने लगे, खोज करने लगे। और इसी के आधार पे जो है विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ और वैज्ञानिक जो आविष्कार होने वो चालू हो गए। तो राष्ट्र ने ये सिद्ध किया कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक मनोवृत्तियों का संबंध उन्हीं से है और वह उन सभी कारकों को व्यक्त करता है जो अर्थशास्त्र में है, इतिहास में है, मनोविज्ञान में है और समाजशास्त्र से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि जो आदर्श प्रकाशीय प्रारूप था इसमें वो विकास के समाजशास्त्र के लिए एक गहन दृष्टि प्रदान करता था और इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसका जो झुकाव था वो आर्थिक कारकों की ओर अधिक था। और इसका दूसरा दोष ये था कि इसमें जो विकास के जो 5 स्तर गिनाए गए हैं वो सभी आपस में क्या हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात उनका कहीं ना कहीं संबंध था। और ये जरूरी नहीं है कि जो प्रत्येक समाज का जो स्वरूप है या प्रत्येक समाज का जो विकास है वो इन्हीं 5 स्तरों के माध्यम से हो। फिर भी इसमें दोष होने के कारण भी राष्ट्र जो है
अपने इस विचार को अग्रणी मानते हैं और कहते हैं कि इसी के माध्यम से सामाजिक विषयों का विकास क्या होगा, संभव होगा, और इसी के आधार पे सामाजिक विषयों का अध्ययन पूरा किया जा सकता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाय।